जहां पहला वीडियो देखिए अमेरिका से है। हाईवे पर एक जोरदार हादसे की ये तस्वीर सामने आई। एक कार चलते चलते ऐसी बेकाबू हुई कि घिसटते हुए सीधा डिवाइडर के पार आ गई। हाईवे के इस तरफ एक पुलिस वाला दूसरे ड्राइवर से बात कर रहा था। जब उसने घिसटती हुई कार को अपनी तरफ आते देखा तो जान बचाने के लिए कैसे भागने लगा, यही वो तस्वीर है। लेकिन उससे पहले ही कार दूसरी कार से टकराई और यह हादसा हो गया। पुलिस वाला भी टक्कर की चपेट में आया, लेकिन जान बाल बाल बची। अब जापान से आई दूसरी तस्वीर आपके सामने होगी। ये क्यूशू में साकुराजिमा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट की तस्वीर है। ज्वालामुखी से करीब 4 किलोमीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और 1 किलोमीटर के इलाके तक ये फैल गया है। इससे पहले ये ज्वालामुखी ठीक 1 साल पहले सक्रिय हुआ था। साकुराजिमा ज्वालामुखी में पहला विस्फोट 1914 में हुआ था। तब से कई बार ये सक्रिय हो चुका है। अब कनाडा के सस्केचुअन से आई तस्वीर, जहां का तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका है और ऐसे में एक शख्स ने पानी को हवा में कैसे उछाला, ये वही तस्वीर है। स्नो सर्कल बनाया गया। इलाके में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ हुई है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तक चल रही हैं। यहाँ का तापमान कई बार -40 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। बर्फीला तूफान यहाँ रहने वालों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। कनाडा के वैंकूवर की अगली तस्वीर। बर्फ की चादर में ट्रैकिंग करना एक लड़की को कैसे महंगा पड़ा, ये देखिए। बर्फ में लड़की का बैलेंस बिगड़ा, खाई में जा गिरी। हालांकि बर्फ होने की वजह से लड़की को कोई गंभीर चोट नहीं आई। तो ये देखिए, लगातार हो रही बर्फबारी के बीच एक तरफ जहां लोग ट्रैक करने के लिए बाहर निकलते हैं, वहीं ट्रैकिंग के दौरान हुए इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से इस लड़की का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे खाई में जा गिरी। अब 5वीं तस्वीर स्कॉटलैंड से। कॉकेजी पास स्टेशन की 2 चिमनियों को कैसे धमाके से उड़ाया गया, ये देखिए। इस पास स्टेशन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में इसकी 2 ऊंची चिमनियों को गिराने का फैसला लिया गया। चिमनियों में डायनामाइट लगाए गए, बटन दबाते ही जोरदार धमाके हुए। लेकिन जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैरान रह गया, क्योंकि दोनों चिमनियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब आई और एक दूसरे से टकराकर कैसे ब्लास्ट होने के बाद जमींदोज चंद सेकंड में ही चिमनियों को जमींदोज करने का पूरा काम हो गया। और आज की बड़ी खबर, आज प्रयागराज महाकुंभ का 8वां दिन है और पिछले 8 दिनों में कुंभ से धर्म और आध्यात्म की तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा उन तस्वीरों की, उन चेहरों की हो रही है जो खूब वायरल हैं। संन्यास ग्रहण करने वाले IIT बाबा, मॉडलिंग छोड़कर साध्वी बनने वाली हर्षा रिछारिया, या फिर रीलबाजों से परेशान माला बेचने वाली मोनालिसा, सब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी रील जमकर वायरल भी हो रही हैं। लेकिन सवाल है, सनातन के इस काम में रीलबाजों का क्या काम? अलग अलग इसको लेकर लोग अपने तरीके से बात रख रहे हैं। आज आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी हम दिखाने वाले हैं, उनकी बात भी सुनाएंगे और इसी को लेकर एक खास पैनल भी मेरे साथ है। शुरुआत करते हैं तस्वीरों के साथ, क्योंकि महाकुंभ में IITN बाबा अभय सिंह जिस तरीके से वायरल हुए हैं, उनकी बात सुनिएगा। IITN बाबा मूल रूप से हरियाणा जिला झज्जर के रहने वाले हैं। इन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद नौकरी करने के लिए कनाडा चले गए। कनाडा में अभय सिंह का सालाना पैकेज करीब 36 लाख रुपए का था। हालांकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुना। महाकुंभ में एक इंटरव्यू के बाद लोगों को पता लगा कि अभय सिंह IITN है। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वायरल होने लगे, लेकिन एक हफ्ते में ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। अभय सिंह ने अपने माता पिता की आलोचना की। इसके बाद साधु संतों ने IIT वाले बाबा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कई संतों ने उन्हें बाबा मानने से ही मना कर दिया। कईयों ने उन्हें नकली बाबा और किसी ने रीलबाज तक कहा। सुनाते हैं आपको संन्यास को लेकर IIT वाले बाबा यानी अभय सिंह ने हमारे संवाददाता कुमार कुंदन से क्या कहा। वो कनाडा में तो जैसे डॉलर्स में तुम कमाते हो तो वो भारत के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये मान के चलो 3 लाख के आसपास।
इनिशियल जो स्टार्टिंग में गए थे तब। उसके बाद तो वो जैसे बढ़ भी गया था, वो आवरली पे करते ना वैसे तो जैसे $30 पर आवर, लाइक $40 पर आवर, तो उस टाइप से। और जो जितना वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती है, मतलब तुम चूँकि वहाँ पे पैसे कमाने की मशीन ही है सब देश। मनी मशीन फैक्ट्री से निकलकर जो ये अध्यात्म की फैक्ट्री में कब से फिर आए, कितने दिन हो गए इस सेक्टर में आए? मतलब 3.5 साल के आसपास हो गया, अलग अलग तरीके से ना। शुरू में मैंने जैसे बुक लिखा, फिर वो जो किसी को कुछ समझ में नहीं आया पब्लिशर्स को भेजा, और किसी ने पब्लिश नहीं किया तो फिर मैं छोड़ा मंगाऊँ। किसी का मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे क्या मतलब है। इनसे दीक्षा ली कहते हैं कि दीक्षित होना ज़रूरी होता है, ऐसा भी मतलब मान्य है प्रचलित हिंदू में। तो क्या आपने किसी से दीक्षा वगैरह दी? नहीं, मेरे को वही बोला ना, मेरे को स्टार्टिंग में जैसे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सत्य तक तो मैं वैसे ही पहुँच गया था। तो उसके बाद फिर वो वही है कि उसको फिर वो अलग अलग टेक्निक सीखने के लिए, जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में भी गया कोयम्बटूर, तो वहाँ पे पूरा जो योग का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको एक्चुअली में कैसे कैसे करते हैं, आसन प्राणायाम ये सब क्या होता है, करना कैसे होता है, उसको राइट टेक्निक क्या है, उसकी पूजा वगैरह क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, भक्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझी। कुमार कुंदन के साथ अभी की आपने बातचीत सुनी है। इनके बारे में और जानकारी आपको दूं उससे पहले बता दूं, इस वक्त महंत नारायण गिरी जी महाराज, जो कि प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा से, प्रयागराज से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी महाराज भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण भी प्रयागराज से। आप दोनों से मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने इनसे बात की, कुमार कुंदन की ये बातचीत आपने IIT बाबा से सुनी, इनके बारे में जरा और जान लीजिए। इनका असली नाम है अभय सिंह, IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियर, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी में रहे हैं, नौकरी छोड़कर संन्यास भी ग्रहण कर लिया। महाकुंभ में आने पर वायरल भी हुए। परिवार इनका हरियाणा में रहता है, लेकिन अब शब्दों के इस्तेमाल के आरोप जिस तरीके से इनके ऊपर लगे हैं, उसी बारे में मैं चर्चा करूंगी और जूना अखाड़े से ये निष्कासित भी हैं। अब सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में उसी लिहाज से करना चाहूंगी जहां महाराज मेरा ये सबसे पहला सवाल आपसे है, ये समझते हुए कि आखिर इन लोगों की महाकुंभ में, नारायण गिरी महाराज जी ये सवाल आपसे है, इन लोगों की कुंभ में मौजूदगी और ये मौजूदगी जिस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल का समय ऐसा है कि प्रचार के तौर पर ये रील कल्चर शुरू हो चुका है, जहां आप कुंभ में रहते हुए उसका प्रचार जरूर कर रहे हैं, अच्छी बातें लोगों तक जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब आ रहा है। देखिए, विशेष रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए। ये जितने भी यूट्यूबर रील बनाने वाले हैं उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि जो मॉल को पूरा जो है विपरीत मानसिकता कर रहे हैं। कोई अपना माला बेच रहा है, कोई अपना कोई व्यक्ति कोई सुंदर है, तो उसका मतलब उनका जो है वो यूट्यूबर बनाने के लिए थोड़े बनाए कि भाई ये जो है आपका रील बनाने के लिए बनी है। तो ये इनकी मानसिकता विकृत हो चुकी थी। और ये देखिए, जब आपने बाबा की बात किया, ये ना कोई बाबा बनाए ना कुछ, ये मानसिक रूप से विकृत रूप से पागल हो चुका है। इसको जो है वहां से बेंगलोर से भी निकाल दिया, और जहाँ दूसरी कंपनियों में विदेश में काम कर रहा है वहां से भी निकाल दिया गया था। ये अपने माँ बाप को गाली देता है, गुरु को गाली देता है। ये कोई शिष्य बना नहीं है, कुछ है नहीं है, वो तो ऐसे ही पहले तो इनको सुन के लोग बहुत इंस्पायर हुए कि किस तरीके से एक IITian होने के बावजूद आपने अच्छा खासा, जहां आपको पैकेज मिलता है, वो सब कुछ छोड़कर आप सनातन की राह पर चलने को तैयार हुए। सुनिए, IITian आदमी पागल नहीं हो सकता क्या? पागल तो कोई भी हो सकता है, मानसिक रूप से विकृत कोई भी हो सकता है। तो ये मानसिक रूप से विकृत रूप से पागल हो चुका है, इसका इलाज भी चल रहा है। और घर वालों ने जो इलाज कर रहे थे, तो घर वाले उनका आए थे, वो बता रहे थे इनका तो इलाज चल रहा था, भाग्य आ गया है ना जी। तो स्वामी जी मैं रोकना चाहूंगी, शैलेशानंद जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी और सवाल इस आधार पर करूंगी कि ऐसे कैसे पहचाना जाएगा सनातन की, अगर धर्म पथ पर आप चलते हैं एक प्रक्रिया होती है, क्या यहाँ पर सिर्फ उसी वेशभूषा में आकर आप ये कह सकते हैं कि हम सनातन के साथ हमारा एक लगाव है, इसलिए आज हम खुद को साध्वी कहें या हम ये कहें कि हम संत बन चुके हैं? इस पर सवाल करने से पहले एक और तस्वीर देखिएगा जरूर, क्योंकि महाकुंभ में हर्षा रिछारिया ये भी बेहद वायरल हुई हैं, और हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से ये जुड़ी हैं। हर्षा खुद को मॉडल भी बताती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी बता चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहती हैं। अब महाकुंभ से जब हर्षा वायरल होने लगी तो कई संतों ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान रथ पर हर्षा के बैठने को लेकर तक
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जिसने अभी ये तय ही नहीं किया है कि सन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के साथ भगवान कपड़ों में शाही रथ पर बैठना पूरी तरीके से गलत है। तस्वीरें, और ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर सवाल उठे, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से भगवा कपड़ों में शाही रथ पर इनकी मौजूदगी को लेकर ही इनका रथ पर बैठना ही पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है, क्योंकि जिनके साथ बैठी हैं वो संत हैं, महात्मा हैं, और उन्हीं की मौजूदगी में शाही रथ पर बैठते हुए ये वो शख्स हैं जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, ये वो शख्स हैं जो खुद को मॉडल बताती हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने सनातन के इस पथ पर चलने का फैसला तो किया है, लेकिन क्या ये सन्यासन बन चुकी हैं, इसको लेकर भी सवाल। अब कुंभ में वायरल हो रही हर्षा रिछारिया से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की, तब उन्होंने क्या कहा सुनिए। तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आप प्रोफेशनली क्या है वैसे, क्या प्रोफेशन है आपका? ये तो मुझे लगता है अभी पूरे देश में ही चर्चा चल रहा है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वायरल होने के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पहले से ही वायरल थी। मैं पहले से ही देश में वायरल थी। अच्छा। मुझे कई बार वायरल किया गया है, तो मुझे वायरल होने की और खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मैं अब 10 बार हो चुकी हूँ। तो अब मेरी श्रद्धा है कि मुझे जैसे रहना मैं वैसे रह रही हूँ। शिरीषानंद महाराज जी, अब ये कैसे सवालों के घेरे में, क्योंकि उन्होंने तो ये बात खुद कह दी कि वो 2-3 साल से इस राह पर चलना चाहती थी, लेकिन प्रोफेशनली जिस तरीके से वो एक इन्फ्लुएंसर रही हैं, मॉडल रही हैं, तो वो इस वेशभूषा में नहीं आ सकती थी। आज क्योंकि वो एक साध्वी के वेश में है, तो क्या मान लिया जाए इसे? जी नमो नारायण। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, लेकिन देखिए पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्रयास किए जाते रहे हैं, और ये भी जो प्रयास किए गए हैं वो मीडिया की मेहरबानी, ये सब कहीं ना कहीं अपारंपरिक लोग हैं, और ना ही इन्होंने किसी से गुरु मंत्र धारण किया है, ना ही इनकी जो हमारे यहाँ गंगा तीर क्रिया, व्रजा हवन इत्यादि जो परंपरागत धर्म ध्वजा के नीचे गुरु महाराज के यहाँ पर जो परंपरा अनुकूल क्रियाएं होती हैं, उन किसी भी क्रिया से नहीं गुजरे हैं। और बड़ी मेहरबानी है मीडिया की, और सब आजकल यूट्यूबर और रीलबाज तो है ही हैं, क्योंकि अब एक और हिंदू राष्ट्र का प्रकल्प भी चल ही रहा है, तो सोचते हैं कि बाबाओं के साथ अपनी पब्लिसिटी का जो स्टैंड है ये एक ट्रेंड टाइप का बन चुका है, और कोई भी किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। पर ये क्या होता है कि कुत्सित धर्म और कालनेमी धर्म ये बहुत आज से नहीं, सनातन में सतयुग से चले आ रहे हैं। बहुत सारे कालनेमियों ने अपने अपने स्वरूपों को धारण किया, लेकिन सत्य धर्म को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सके। रही बात किसी के आने की, तो हो सकता है वो अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के कारण इस प्रवेश को धारण किया हो, लेकिन प्रवेश को धारण करना एक अलग विषय है, इस परंपरा में आना एक अलग विषय है। अखाड़े द्वारे की परंपरा के अनुकूल आचरण करके, गुरुओं के चरण शरण में रह करके, उनकी सेवा करके, इसकी संपूर्ण रीति रिवाज को जान करके यदि कोई आता है तो वह शिष्य धर्म का पालन करते हुए हमारे यहाँ गुरु परंपरा में, क्योंकि महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व है, इसके जरिए ही मैं मानती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्हीं यूट्यूबर्स के जरिए, इन्हीं रील्स के जरिए लोगों को इसके बारे में और ज्यादा पता भी लग रहा है। लेकिन क्या इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी श्रद्धा को लेकर, इसकी स्वच्छता को लेकर ही सवाल नहीं खड़े कर दिए? मैं इस पर भी सवाल करूंगी। महाकुंभ में एक ऐसी लड़की और है जो वायरल है, मेले में ये फूल बेचती थी, मोनालिसा नाम की ये लड़की इतनी चर्चित हुई कि लोग उसे परेशान तक करने लगे, यहां तक कि मोनालिसा महाकुंभ छोड़कर वापस घर जाने के लिए मजबूर हो गए। कुंभ में यह भी हुआ कि मोनालिसा को अपनी जान बचाने के लिए एक बाबा के शिविर में ही शरण लेनी पड़ी। मोनालिसा है कौन, ये भी मैं बता देती हूं। हालांकि ये एमपी की रहने वाली एक लड़की है और कुंभ में माला बेचने के लिए आई थी, जिसका थोड़ी देर पहले बाबा ने भी शुरुआत में जिक्र किया। नीली आंखों की वजह से ये काफी दिनों से वायरल है, और मेला क्षेत्र में वीडियो बनाने की जिस तरीके से होड़ लगी, लोग लड़की का छिपकर ही वीडियो बनाने लगे।
पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनने लगी ये लड़की और परेशान होकर एक साधु के टेंट में इनको छिपना पड़ा। हालांकि सोशल मीडिया पर फेक आईडी तक इनका बन गया। परेशान होकर पिता ने इन्हें घर ही वापस भेज दिया। तो महाराज, अब सवाल मेरा आपसे उसी लिहाज पर है, ये तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से हुडेड जैकेट पहनकर नारायण गिरी जी महाराज, ये तस्वीरें देखिए, ये वो हकीकत है कि किस तरीके से मास्क लगाकर, चेहरा छिपाकर इनको इस आस्था के कुंभ मेले से ही बाहर जाना पड़ा। और ये बात मैं इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की यही कृत्य यहाँ के श्रद्धा भाव को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। क्या ये वही यंगस्टर्स हैं जो आज मेले में अपनी मौजूदगी के तहत ही इस पर्व को स्वच्छ नहीं रहने दे रहे? देखिए, वो लड़की एक माला बेचती है, जो रुद्राक्ष का माला बेचती है, वो बेचारी अपने बेचती है, अपना रोजगार करती है। इसके पीछे जो सोशल मीडिया के 200 मोबाइल वाले लड़के जो पीछे पड़ गए, जो रील बनाने वाले, और इतने भयंकर पड़ गए, वो लड़की इतनी घबरा गई, हार्ट फेल हो जाए। हम लोग देखा तो हम साधुओं ने उनका घेराव करके उसको तंबू में एक जगह सुरक्षित उसको जगह रखाया कि हमला कर देंगे, इसके साथ में कोई घटना हो सकती है। इतने दुष्ट जो है यूट्यूबर और रील बनाने वाले हैं कि 200 लड़के जो है जूनागढ़ में घुस गए। हम लोगों ने कितना मुश्किल से जो है, फिर जो है पुलिस बुलाना पड़ा, मिलिट्री वालों को बोलना पड़ा और उसको बोलना पड़ा, फिर उसको पीछे से निकाल कर उसके पिताजी लेके गए बहुत मुश्किल से। तो ये जो है पूरा वातावरण को खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि गृह मंत्री से निवेदन, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि इनके लिए कड़े कानून बनना चाहिए और इनके जो जितने सोशल मीडिया, इनके लिए भी कानून बने, सबके लिए कानून बना हुआ है। इस तरह से जो मानसिक विकृतता पैदा कर रहे हैं उनको जेल में डाला जाए, जेल में बंद किया जाए, उनके मोबाइल को तत्काल जब्त किया जाए। पुलिस जहाँ जहाँ खड़ी है इस तरह से रील बना रहे हैं, कोई आदमी बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, घर वाले ने कुछ है, कुछ अपनी श्रद्धा भावना से गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां पर जो है वीडियो बना रहा है कि भाई युवती कैसे नहा रही है, उसको कैसे नहा रही है। तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक से निवेदन है कि कानून सरकार कुछ नहीं करती। ऐसे जो वीडियो रील बनाने वाले उनको तुरंत पकड़ो, मार लगाओ और उनका मोबाइल आप कह रहे हैं सख्त एक्शन इनके खिलाफ जरूर होना चाहिए नारायण गिरी जी महाराज। लेकिन स्वामी शैलेशानंद जी, सवाल आपसे करूंगी, यहाँ पहचान कैसे होगी इन सबकी, इन लाखों करोड़ों लोगों के बीच में? क्योंकि एक और तस्वीर अब जरा देखेगा, मैं आती हूँ सर आपके पास, महाराज मैं आपके पास आती हूँ। चिमटे वाले बाबा भी जिस तरीके से वायरल हुए हैं उनकी जरा तस्वीर देखिए। इनका नाम है महाकाल गिरी बाबा। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान चिमटे वाले बाबा ने एक यूट्यूबर को चिमटे से जिस तरीके से मार दिया, ये तस्वीरें खूब वायरल हुई हैं। चिमटा वाले बाबा अपने एक हाथ को आसमान की तरफ खड़ा रखते हैं, लेकिन इसी दौरान इनसे जब सवाल हुए तो देखिए किस तरीके से इनकी ये तस्वीरें वायरल हुई कि इन्होंने सवाल पूछने वाले के ऊपर ही चिमटे से मारना शुरू कर दिया। इसलिए मैं कल में देख रहा था। अब ये क्यों चर्चा में है ये देख लिए। नाम महाकाल गिरी बाबा, गुस्से की वजह से हालांकि ये वायरल हुए हैं, एक हाथ ऊपर ही रखते हैं, 9 साल से हाथ उठाकर साधना भी कर रहे हैं, और यूट्यूबर को चिमटे से जिस तरीके से इन्होंने पीटा, यही तस्वीरें वायरल हुई। अब सवाल पूछने पर जैसे ये नाराज हुए, नारायण गिरी जी आप ही के पास वापस आ रही हूँ, सवाल यही कर रही हूँ कि जिस तरीके से सभी साधु संत अपनी साधना में लीन रहते हैं, इनसे संवाद तो किया जाता है, लेकिन इसी संवाद के दौरान इनकी ये नाराजगी और चिमटा उठाकर पीटना ही खूब वायरल हुआ है। वो तो अच्छा है जी। ये तो क्या है कि इनको जब भी अकल भी आएगी भाई बाबा के पास जाना सीख नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की के साथ किया, आप खुद बता रहे हैं कि वो लड़की को किस तरह से बचाया गया। कोई अपना माला बेच रहा है, कुछ अपना काम कर रहा है, वो स्वभाव के रूप से जो है, तो इस तरह से जो किसी को भी जो है वो अपने स्वतंत्र जीने का अधिकार है, भारत ने हमें अधिकार दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, जितने भी यूट्यूबर है। अभी एक आज देखिए कि आपका जो ये वो जो मतलब वो एक दुबे कोई यूट्यूब बना रहा है, उसने बोल दिया गंगा में महात्मा को फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया दुनिया, जबकि उसकी भूत समाधि लगी। भूत समाधि जाके हम लोगों ने दिया, प्रशासन ने जहाँ जगह जोशी में दिया वहाँ समाधि दिया। ये जो ब्रजभूषण दुबे अपने आप को बोलता है टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना बकवास करता रहता है, और वहाँ जो भूत समाधि दिया उसका एक रील भी नहीं दिखाया, और दिन भर इधर घूम के इतना बकवास करता रहता है। किसी के भी महात्माओं के बारे में कुछ में जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, जो कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, उसके बारे में नहीं दिखाएगा। केवल उसको जो विवादित चीज दिखाना है, यूट्यूबर को जो है कि अपनी टीआरपी बढ़ाना है, यूट्यूब से कुछ पैसा लेना है, कुछ पैसा कमाना है, कुछ धंधा करने। तो नकारात्मक जो लोग है वो इस तरह से जो है वातावरण बना रहे हैं जी। लेकिन एक और तस्वीर दिखाती हूँ, उसके बाद शैलेशानंद जी महाराज आपके पास आती हूँ। ये कबूतर वाले बाबा की तस्वीर है। वायरल वीडियो में कबूतर वाले बाबा के सिर पर एक कबूतर को बैठा हुआ देखा जा सकता है, और बताया जा रहा है कि ये कबूतर बाबा के साथ पिछले 9 साल से है, उनके साथ हर वक्त रहता है, खाते पीते सोते जागते हर वक्त बाबा के साथ रहता है।
कबूतर प्रेम को लेकर बाबा का कहना है कि कबूतर प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव भी सिखाता है। बता दें, ये कबूतर वाले बाबा जी मशहूर जूना अखाड़े के महंत राजपुरी जी महाराज हैं और इनके कबूतर का नाम हरिपुरी है। कबूतर वाले बाबा से टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। 9-10 साल से है बच्चा। तो क्या दिनचर्या है इसके साथ आपकी? इसकी दिनचर्या है 2 टाइम भोजन करता है ये। अच्छा। हाँ, और पानी भी तो बिस्लेरी का पीता है, सादा पानी नहीं पिएगा ये। अच्छा। काजू बादाम खाता है। अच्छा। हाँ, और 2 टाइम भोजन करता है। आप खुद सन्यासी रहते हैं, लेकिन इसके लिए काजू बादाम का इंतजाम जरूर करते हैं। सब सिस्टम है, देख ले, पूरा बना के रखा हुआ है। तो दिखाओ क्या है? ये देखिए, इसका ही दाना है, बादाम पिस्ता सब मिला के रखा है। कैसे खिलाते हैं इसको? बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को कैसे खिलाते हो आप? बच्चे की तरह मुंह में खिलाना पड़ता है, खाता नहीं है। उतारते हैं? हाँ, नीचे उतरता है, वैसे नीचे उतरता है, स्नान करता है, सब कुछ करता है, वैसे सब काम करता है। शैलेशानंद जी महाराज, इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि इस महापर्व में कुछ बहुत अद्भुत अनोखी चीजें जिस तरीके से आजकल हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर सामने आती है, लोग हैरान भी रहते हैं। लेकिन अब हैरानी इसी बात की हो रही है, क्या यहीं पर खुद को किसी भी अखाड़े से जुड़ा बताते हुए उनकी मौजूदगी इन्हीं साधु संतों के बीच सवाल नहीं खड़े कर रही? जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज महाराज जी ने भी कही कि मीडिया या यूट्यूबर या जो भी है, यदि यहाँ पर जो कथा, भागवत, यज्ञ, अद्वैत वेदांत, वेदांत सम्मेलन, सांख्य शास्त्र, उपनिषदों का जो गायन, गुरु महाराज की सेवा पूजा, नित्य जो मढ़ी कोठार धूना जो हो रहे हैं, उनकी न्यूज ना दिखा करके ये अपभ्रंशक न्यूज भी तो दिखाई जाती है, बार बार इनको ही ट्रेड में लाया जाता है। या तो कोई ऐसा, जैसा कि पूर्व में भारत सरकार ने भी कहा कि विकिपीडिया एक बिका हुआ या कोई ऐसा नेटवर्क है, न्यूज चैनल की तरह काम करता है, तो ऐसा ये सब चीजें हो सकती है कारणवशात कोई। लेकिन देखिए, सनातन धर्म, आपने एक और बात कही कि क्या यही रूपरेखा है, तो नहीं, ये सिर्फ आडंबर रूपरेखा आपके सामने आ जाती है, लेकिन मूल जो सनातन धर्म है वह सदैव सुरक्षित आनंदपूर्ण स्थिति में अपने दिनचर्या को निर्वाहन कर रहा है, अपनी परंपराओं का निर्वाहन कर रहा है। यहाँ अभी आज ही हमारे अखाड़े में 3 महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक हुआ, कल एक महामंडलेश्वर जी का पट्टाभिषेक हुआ। हम उस न्यूज को इतना वायरल नहीं देख पा रहे। कल 2-2.5 हजार जूना अखाड़े में सन्यासियों की उपस्थिति हुई, निरंजनी अखाड़े में सन्यासी नागा बनाए गए। उस न्यूज को इतना वायरल क्यों नहीं किया गया जो इन फालतू की न्यूजों का, चाहे वो ये लड़की जो आप दिखा रहे हैं कि ये मॉडल एक्टर, ठीक है, उनका भी हम कहते हैं वाल्मीकि डाकू थे, डाकू के बाद भी वह एक बहुत बड़े महर्षि बने। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। जिन्होंने भगवान का उल्टा नाम जपा है उनको भगवान पूरे विश्व जानता है। लेकिन क्या इन्होंने वो जिस फील्ड में से आए हैं, क्या उसको पूर्ण रूपेण छोड़ दिया है? क्या अपने गुरुदेव इष्ट के प्रति, अखाड़े के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए हैं? क्या सचमुच ये शिष्य हैं या शिष्य होने का पाखंड या ढोंग कर रहे हैं? नहीं, लेकिन तो इन सब चीजों को बिना जाने बगैर ये गैजेट, और इस गैजेट में उनके खुद के अकाउंट, सेल्फी लेने की होड़ और छोटी छोटी रील्स बनाने की इस होड़ में जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी के जरिए इनकी हकीकत और इनके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाती हूँ। अब गाने वाले बाबा को देखिए जरा, कुंभ के दौरान अपने सुरों के लिए ये वायरल हो रहे हैं, चाहे आजकल के गाने हो या 90 के दशक के गाने। चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी आंख से पहचान लूंगा। बाबा जी से अगर बंद हो जाए जी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, हमको तुमसे प्यार। महाराज जी, यही सवाल। अब देखिए, इनके यही अनोखे अंदाज ही तो हैं जो रील के तौर पर ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। देखिए कि ऐसे है कि कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनका इलाज तो हमारे पास नहीं है। और चाहे कोई साधु में हो, चाहे कोई डाकू में हो, कोई पुलिस में हो, कोई मानसिक रूप से जो जिनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है, इनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। तो ऐसे ही कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग आ जाते हैं तो उसको सबको, सभी समाज को झेलना पड़ता है। और व्यक्ति के अंदर में कभी भी कोई, मतलब आदमी कोई बाथरूम में जाके कुछ गुनगुना लगे, उधर में वहाँ कोई कैमरा लगाकर कोई वीडियो बना ले, तो वो क्या करे, वो तो आदमी के कोई मन में कोई शब्द निकल जाता है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, कोई किसी परिस्थिति बस कोई ऐसे शब्द निकलते रहते हैं। तो ये
आपको ये जो वीडियो वायरल करते हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई समाज में जो किस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में नैतिकता क्या है, उसका मान मर्यादा क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसको पालन करना है नहीं करना है। हमारा समाज में हर व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्यों को निर्वाह करेगा तो निश्चित रूप से सब चीज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। जी क्या बोलते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। तो रील बाजों को लेकर जिस तरीके से अब परेशानियां ट्रेंड हो रहे वीडियो सवालों के घेरे में है, उसी के बारे में हम आज से कर रहे थे चर्चा। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल पर नए नए खुलासे हो रहे हैं और शरीफुल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मुंबई पुलिस शरीफुल से वारदात के पहले और वारदात के बाद हर सवाल का जवाब मांग रही है। पुलिस अब ये पता कर रही है कि आखिर कैसे शरीफुल सैफ की सोसाइटी तक पहुंचा, उसने हथियार का इंतजाम कहां से किया और कैसे वो मौके से फरार होने में भी सफल रहा। अब सैफ अली खान पर हमले को लेकर दिल्ली चुनाव में ये कैसे मुद्दा बन गया है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी ने बांग्लादेशियों को बसाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया घुसपैठ के लिए बीजेपी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को। और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर, और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है। इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो। तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सबसे ज्यादा साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की। अब सैफ अली खान पर हमले को लेकर हम टीवी 9 पर लगातार खुलासा कर रहे हैं और टीवी 9 के पास पुलिस सोर्सेज से खबर है कि आरोपी शरीफुल शहजाद ने कई फिल्मी सितारों के घर पर रेकी की। शरीफुल ने सलमान खान के घर की भी रेकी की थी। शरीफुल ने शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। और टीवी 9 पर सैफ अली खान के हमलावर को लेकर एक और बड़ा खुलासा यह कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शरीफुल सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाना चाहता था। जहांगीर को बंधक बनाकर ही आरोपी की पैसे मांगने की प्लानिंग थी। 1 करोड़ लेकर शरीफुल बांग्लादेश भागना चाहता था। सोर्सेस के मुताबिक आरोपी को बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए वो पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सैफ अली खान के मामले में लगातार जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव इनपुट आपको टीवी 9 बता रहा है, जहां शरीफुल का सैफ के बेटे जहांगीर के अपहरण का प्लान था। ये एक बड़ी खबर सामने आई है और बंधक बनाकर पैसे मांगने की साजिश को लेकर खुलासा हुआ है। 1 करोड़ लेकर बांग्लादेश भागना चाहता था शरीफुल। शरीफुल को फर्जी पासपोर्ट के लिए पैसे चाहिए थे। सलमान खान और शाहरुख खान के निशाने पर भी इसके निशाने पर थे। शरीफुल ने 14 जनवरी को शाहरुख के घर की रेकी की थी। शरीफुल ने सलमान के घर की भी रेकी की थी। आपको बता दें आरोपी शरीफुल को बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। सांताक्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन इसे लाया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शरीफुल से अभी तक हुई पूछताछ के बाद बड़े खुलासे, लेकिन ये शरीफुल कितना बदमाश है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि शरीफुल हाउसकीपिंग कंपनी में काम कर रहा था। अब 16 जनवरी की रात जब सोसाइटी का गार्ड सोया हुआ था, शरीफुल मौका देखते ही सोसाइटी के अंदर शामिल हुआ, घुस गया और दक्षाफ का इस्तेमाल करके सैफ अली खान के फ्लैट में पहुंच गया। सैफ अली खान के बच्चों के कमरे से सटे एक बाथरूम में वो छिपा रहा और वारदात वाले दिन वो लोकल ट्रेन से ही इस जगह पर पहुंचा था, यानी सैफ के घर तक पहुंचा था। वारदात के बाद कई बार उसने अपने कपड़े बदले और पुलिस को चकमा देने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशंस भी बदलता रहा। लेकिन अब लगातार इससे सवाल जवाब हो रहे हैं, जिसके बाद बड़े खुलासे हुए और इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आरोपी मोहम्मद शरीफुल के उस ठिकाने तक भी पहुंची है जहां वो 2 महीने तक रहा। संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की ये जनता कॉलोनी है और जनता कॉलोनी के अंदर ये रूम नंबर 14 है, जहां पर 122 राजनारायण प्रजापति लिखा हुआ है। ये राजनारायण प्रजापति वो शख्स है जिसने यादव को ये रूम दिलाया था और यादव ने ये रूम जो है वो मोहम्मद शरीफुल को दिलाया। मोहम्मद शरीफुल उस समय इसने अपना नाम यहाँ पर बीजे बताया था और एक रेस्टोरेंट बार में यहाँ पर वो नौकरी कर रहा था। बीजे नाम से वो यहाँ पर इस कमरे में रुका और उसके साथ में 3 और लड़के थे, जिसमें एक लड़का पश्चिम बंगाल का था, 2 और मजदूर थे और साथ में ये मोहम्मद शरीफुल था। मोहम्मद शरीफुल ने अपना असली नाम नहीं बताया और यहाँ पर इस कमरे में
तीन लड़कों के साथ में, यानी खुद चार, यानी 4 लड़के इसमें किराए पर थे और हर लड़के का जो किराया था वो 1,500 रुपये प्रति माह था, यानी 1,500 रुपये किराए पर यहाँ पर रुके थे। राजनारायण प्रजापति ये रूम पर ताला लगाकर चले गए हैं। लगातार यहाँ पर पुलिस की दबिश हो रही है। पुलिस ने सबसे पहले यहीं से पुलिस को क्लू मिला और क्लू मिलने के बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर आई और आने के बाद जब राजनारायण प्रजापति से बात हुई तो राजनारायण प्रजापति और यादव ने उन्हें पांडे के बारे में बताया और पांडे जो है, पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि कहाँ पर मुंबई में वो रुकाया था और मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जानकारी मिली। वर्ली कोलीवाड़ा के इस जानकारी के बाद ये भी पता चला कि यहाँ पर कई जगह पर जो आरोपी है वो खाना पीना खाता था, यहाँ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेस्टोरेंट में वो जाता था, तो वहाँ की जानकारी ली गई। आरोपी के साथ पांडे की एक फ़ोटो मिली और पांडे की फ़ोटो के साथ ये इस्टेब्लिश हो गया कि पांडे ने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था और पांडे सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसने ठाणे के उसके वेयरअबाउट्स की जानकारी दी, ठाणे में लेबर कैंप हीरानंदानी इलाके में, और वहाँ पर वेयरअबाउट्स की जानकारी मिलने के बाद जो है पुलिस ठाणे पहुंची और ठाणे में रेड करने के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया। मोहम्मद शरीफुल ये जो आरोपी है ये ठाणे में मोबाइल बंद करता था और चालू करता था और वो बांग्लादेश में किसी व्यक्ति से लगातार संपर्क कर रहा था, बांग्लादेश भागने की तैयारी कर रहा था और बांग्लादेश भागने की इसी तैयारी के बीच में जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और आज की एक और बड़ी खबर, कुछ ही घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड की वजह से खुले में ना होकर अब कैपिटल हिल के अंदर होगा और ऐसा 40 साल में पहली बार हो रहा है। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है, क्योंकि अभी अभी एक साथ दुनिया में 3 से ज्यादा वॉर फ्रंट पर बारूदी तबाही जारी है। दुनिया सवाल पूछ रही है कि क्या ट्रंप आएंगे तो युद्ध और भड़काएंगे, क्योंकि ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया से कुछ ऐसे ही खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। अब बड़ी खबर जानिए, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पुतिन से बात करेंगे ट्रंप ने बातचीत की तैयारियों का आदेश दिया है और ट्रंप की टीम ने क्रेमलिन से संपर्क भी साधा है। हालांकि शपथ से पहले ट्रंप ने 200 आदेश पर साइन कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ लेने के बाद सभी आदेश को लागू किया जाएगा और शरणार्थियों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा आदेश दिए गए हैं। हालांकि ट्रंप के ऑर्डर को देखते हुए इनके आदेश को लेकर जिस तरीके से इस वक्त खबरें सामने आ रही है, मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और शरणार्थियों को रोकने के लिए ज्यादा आदेश को लेकर यह खबर क्या है और ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद पुतिन के साथ होने वाली बात क्या बड़ा संकेत है, इस बारे में करूंगी बात। उससे पहले ट्रंप की बॉर्डर ऐप खत्म करने की तैयारी को लेकर एक खबर है। शरणार्थी करते हैं इस ऐप का इस्तेमाल। आपको बता दें, जिस तरीके से लोग सीमा पर फंस सकते हैं उसको लेकर एक आंकड़ा भी बताया जा रहा है, 2.70 लाख। अब 2,70,000 से ज्यादा लोग सीमा पर फंस सकते हैं। ये जिस तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर बड़ी खबर सामने आ रही है। डिसीजन लेकिन क्या होंगे, बाइडेन के कई फैसलों को वापस लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, 5 नवंबर के बाद के फैसलों को रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि एक और बड़ी खबर है, कैपिटल हिल हिंसा के मामले में ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान और हिंसा केस में गिरफ्तार 1500 समर्थकों को माफी दे सकते हैं। स्कूल के सिलेबस में बड़े बदलाव को लेकर भी खबर मिल रही है। ई व्हीकल पर भी दी जा रही सब्सिडी पर फैसला हो सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। तो इस आदेश को देखते हुए जिस तरीके से बड़े बदलाव संभव बताए जा रहे हैं उसी के तहत एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप का 100 दिन का आखिर एजेंडा क्या है, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं, क्योंकि यहां देखिए चीन से ज्यादा टैरिफ वसूली को लेकर खबर बड़ी है। ताइवान पर आर पार और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म। गाजा के लिए भी पैकेज, 2018 की तर्ज पर ईरान पर कड़े बैन और मेक्सिको से लगी सीमा सील। कुछ मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन को लेकर भी बड़ी खबर है। माइग्रेशन ऐप बंद, ई व्हीकल सब्सिडी खत्म। कनाडा और ग्रीनलैंड पर सख्ती को लेकर तो लगातार मनीष पिछले कई दिनों से लिए जा रहे फैसले और बयान के आधार पर मिल रहे संकेत को लेकर हम चर्चा करते आए हैं। लेकिन आज अगले 48 घंटे और इस दौरान ट्रंप का बयान, क्या बड़े संकेत। देखिए, कार्टून कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका, आपको याद ही है कि कैसे वो अमेरिका की रक्षा करते हैं। फिलहाल कैप्टन ट्रंप कहें या कमांडर ट्रंप कहें, उसी मोड में
ट्रंप जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण करेंगे और फिर जादू की छड़ी घुमाएंगे और फिर अमेरिका में सब कुछ बदल जाएगा। कम से कम इसी मोड में उनके समर्थक और उनकी टीम उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि वो तमाम ऐसे फैसले ले लेंगे। हालांकि इन फैसलों का असर क्या होगा, मुझे लगता है ट्रंप की टीम अभी इसका परवाह नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक दिन होगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण से लेकर अगले 4 साल तक इसी तरह की उथल पुथल मचने वाली है और जिसका असर हम सब पर भी पड़ेगा। मैं एक बार फिर कह दूं, अगर मैं और आप ये बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों हम ट्रंप की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के इस तरह के तमाम करतूतों, उनके फैसले, उनके नीतियों का असर भारत के भी एक एक घर में पड़ने वाला है। इसलिए हम लगातार ट्रंप को लेकर ये कवरेज जारी रख रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ इमिग्रेशन को लेकर वो मैक्सिको पर दीवार खड़ी कर दें, या फिर आप देखेंगे हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके पता चले बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, उनके माँ बाप को अलग किया जा रहा है, या माँ साथ में है तो बाप अलग हो गए। इस तरह का त्राही त्राही दिखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अपने लिए युद्ध का नया मोर्चा खोलेंगे। अगर जिन लोगों को यह उम्मीद है कि ट्रंप के दरमियान युद्ध नहीं होगा, वो इस बात को भूल जाए। ट्रंप की जितनी लंबाई है उससे ज्यादा उनके नाक लंबी है। और एक बार ट्रंप को लगा कि मेरी बात पुतिन नहीं मान रहे, मेरी बात जिनपिंग नहीं मान रहे, तो फिर ट्रंप बाइडेन से भी ज्यादा युद्ध की आग को भड़काने वाले हैं। लेकिन अगर ये सुपर हीरो की तर्ज पर कैप्टन की भूमिका में आने वाले वक्त में जो फैसले लेने वाले हैं, शपथ से पहले ट्रंप की ये जो इनॉग्रेशन रैली हुई है, इसी रैली में 20,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और रैली में ट्रंप ने अपने इरादे जिस तरीके से साफ कर दिए मनीष, उसको लेकर सवाल करने से पहले खबर, क्योंकि ट्रंप 2.0 में क्या क्या काम होंगे इसका ब्लूप्रिंट पेश कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि वो अराजकता को खत्म कर देंगे, विश्व युद्ध की आशंका को भी जड़ से मिटा देंगे। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि सुनाना चाहूंगी पहले क्या कहा गया मनीष। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. हालांकि गाजा पर ट्रंप का बयान जरूर है मनीष, लेकिन उससे पहले उनका ये बयान। देखिए, ये बात तो सच है कि ट्रंप का कैरेक्टर खुद में अराजक है। तो आप अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में अराजकता को खत्म कर दूंगा, तो मतलब बिल्ली को आप दूध की रखवाली करने का जिम्मा दे रहे हैं। सच बात यह है कि ट्रंप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा जाता है, वैसे ही शांति के लिए दोनों पक्ष चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ट्रंप की शर्त नहीं मानेंगे। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो पुतिन के साथ कैसे डील करेंगे? वो चीन को धमका रहे हैं, लेकिन चीन अगर उनसे नहीं डरेगा तब वो क्या करेंगे? इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यह है कि आज रूस और चीन की जो शर्तें हैं, अगर ट्रंप ने मान लिया तो इसका मतलब है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ना करना पड़ेगा, और ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ट्रंप राष्ट्रपति भले हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमाएं हैं। इन सब के अलावा वो क्या कहते हैं कि मैं बाइडेन के तमाम बेवकूफी वाले फैसले पलट दूंगा। अब 4 साल के बाद, क्योंकि पूरे दुनिया के लिए 4 साल का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो 4 साल बाद दूसरे लोग आकर इनके फैसले पलट दे, तो इसी हिसाब से पुतिन और जिनपिंग। चलिए, शपथ लेने के बाद उनका वॉर प्लान क्या है इस बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन ये मेगा कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगी। मनीष, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबरों पर हमारी नजर है।